बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं सैयद मोहम्मद सिद्दीक अहमद आज बहुत दिनों के बाद बड़ी माजरत के साथ आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल अपनी बातों को एक्सटेंड किए बगैर कुछ बातें करके जल्दी से आपका लेक्चर में स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। आज ना मैं इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से क्लास 10th और क्लास सेकेंड ईयर दोनों को फायदा होगा। फायदा क्या होगा ये वो सुनिए। वही फायदा होगा कि क्लास सेकेंड ईयर की जो बुक चल रही है वो अब तक चेंज नहीं हुई, उसमें चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है। और जो 10th क्लास की नई बुक आई है उसमें चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करा रहा हूँ, तो शुरू शुरू की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें चलेंगी ना काफी हद तक, वो 10th क्लास और 12th क्लास के लिए सेम रहेंगी। तो जहां जहां तक 10th और 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें सेम रहेंगी वहां एक ही लेक्चर दूंगा, जो कि 10th और 12th दोनों को फायदा देगा। जहां कोर्स थोड़ा एक्सटेंड कर जाएगा, सेकेंड ईयर में थोड़ी एक्स्ट्रा बातें आने लगेंगी, वहां फिर सेकेंड ईयर को सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, फिर 10th क्लास की ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि 10th क्लास की ऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 3। यानी इनको चैप्टर नंबर 3 के नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और कुछ भी नहीं। बाकी क्लास सेकेंडरी को चैप्टर नंबर 6 से 11 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन बुक के मुताबिक है, तो वो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक दोनों के साथ साथ लेक्चर चला सकता हूँ साथ साथ चलाऊंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अलग कर दूंगा। और इससे सेकेंडरी वालों को बड़ा फायदा हो जाएगा, ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक चलती रहेगी, इनऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक भी चलती रहेगी। ठीक है। और 10th वालों के लिए तो नॉर्मल सीक्वेंस से चल ही रहा है। तो 10th वालों का आज चैप्टर 3 स्टार्ट करवा रहा हूँ और सेकेंड ईयर वालों का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उसको समझने के लिए ना कुछ अल्फाज और कुछ तस्वीरें तुम्हारे सामने मैंने दी हैं। सब ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं, मतलब वो कंपाउंड्स जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है इसको समझने के लिए ना स्टार्टिंग से चलते हैं। ये बात तुमको मैं चैप्टर नंबर 1 से और हमेशा से बताता आया हूँ कि अल्लाह ताला ने कायनात में जिस चीज को पैदा किया, इंसान उसी के बारे में रिसर्च करता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी नकल बना लेता है। अल्लाह ने इंसान को इतनी अक्ल, इतनी समझ बूझ तो दी है कि वो इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह ताला की कायनात को समझ के उनकी कॉपी कर सकता है। हाँ, अल्लाह की कायनात को जो अल्लाह ताला ने खुद से पैदा कर दिया उन पे काम कर सकता है, उनको देख सकता है। खुद से कुछ बना नहीं सकता, खुद से कुछ पैदा नहीं कर सकता, अल्लाह की कुदरत की नकल कर सकता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ना हर जानदार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स को रखे हैं। अब वो जानदार इंसान हो, जानवर हो, या फिर चरिंद परिंद हो, या कीड़े मकोड़े हो, या दरख्त हो, कुछ भी हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हासिल होने वाले तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब मैं एक जुमले को ना, इसी जुमले को थोड़ा जोर देके बोलूंगा, तुम गौर से सुनना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है। ये सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से कंपाउंड्स हासिल होते हैं तुम्हारे सामने तस्वीर मौजूद है ये वाली, ये देखो। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। मैट्रिक क्लास को तो थोड़ा बहुत तारुफ ही होगा इन चीजों का। सेकेंडरी केमिस्ट्री के बच्चों को चैप्टर नंबर 10 में ये बातें बहुत तफसील से पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं। तो इन सिंपल, अभी तो स्टार्टिंग की बात है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हासिल होने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है सर। अब तुम बेसिक्स क्लियर कर लोगे ना अगर दोनों क्लास के बच्चे, तो फिर आगे बड़ी बड़ी चीजें पढ़ना बड़ी आसान हो जाएंगे। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, पहले बेसिक्स क्लियर होंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वरना फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब मसला क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था, उसके बारे में तुमको मैं दिखाऊंगा अभी। उसका नाम था जेजे बर्जेलियस, जॉन्स जैकब बर्जेलियस। उसने पहली बार ये बात बताई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। यहां तक तो उसने बिल्कुल ठीक बोला। आगे एक जुमला गलत कह दिया। वो कहने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जा सकता है, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। देखो, जो चीज लैब में बनाई जाती है ना, प्रिपेयर की जाती है, वो कुदरत की नकल होती है, उसको हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कहते हैं, उर्दू में कुदरत की नकल यानी नकली नकली चीज है वो। और इस कायनात में तकरीबन हर कुदरत की नकल है। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दरख्त बनाए, इंसानों ने उनके आर्टिफिशियल प्लांट्स फ्लावर्स बना लिए, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान बनाए, इंसानों ने रोबोट्स बना लिए। अल्लाह ताला ने जानवर बनाए, इंसानों ने उसके खिलौने बना लिए, उसके झूले बना लिए। तो जब हर कुदरत की नकल हो सकती है, देखो, अल्लाह ताला ने इंसान को ना अकल समझ बूझ दिए, और अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। एक साइंटिस्ट था, बड़ा अकलमंद था, जेजे बर्जेलिस से भी ज्यादा। उसने ना जेजे बर्जेलिस की बात को बड़ा गौर से सुना। उसका नाम था फ्रीडरिच वूलर, वूलर नाम था उसका। उसने बोला, यार ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं जेजे बर्जेलियस साहब। वो ये तो सही कह रहे हैं कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं, लैब में बना नहीं सकती, ये अजीब सी बात है। जब हर चीज लैब में बन सकती है, यानी अल्लाह ताला की हर नेचर को, हर कुदरत को हम लैब में बना सकते हैं, उसकी नकल कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नकल क्यों नहीं हो सकती? उनको लैब में क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने ना इस चीज पे रिसर्च करी, रिसर्च करी, रिसर्च करी, करते 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 वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया है। यूरिया क्या है? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, एक खाद है। जैसे एनिमल वेस्ट होता है ना, जैसे गाय का गोबर, वो हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो गाय के गोबर में जो भी कंपाउंड्स रिलीज होते हैं ना, वो खाद में, फसल में, बड़े अनाज में काम आते हैं। अब फसल बनने में, खेत बनने में काम देते हैं। तो गाय के गोबर से जो भी कंपाउंड डायरेक्टली हासिल हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से हासिल हो रहे हैं। अब इसने क्या किया, एक आर्टिफिशियल खाद बनाई, मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बना लिया जिसका नाम यूरिया रखा। कैसे बनाया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में बॉईल किया, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना लिया। एक बात समझ में आती है भाई, कि हर वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? हर वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो, वो क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है सर, ये बात तो समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तब उसने क्या किया, यूरिया बनाई, जो कि एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, नकली खाद है। कैसे? असली खाद को देख के। असली खाद में जो जो कंपाउंड अल्लाह ताला ने जो जो चीजें मौजूद रखी थी, उन्हीं कंपाउंड्स को उसने इस्तेमाल करके एक नकली खाद बना ली। यही करता है इंसान, अल्लाह की कुदरत को देखता है और देखता है कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें मौजूद रखी हैं, और वो देख के वही चीजों को वो अपनी लैब में इस्तेमाल करता है और अल्लाह की कुदरत की कॉपी कर लेता है। तो वूलर ने जे बर्जेलिस की बात गलत साबित कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते। फिर उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन दी कि हर वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। और लिविंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है सर। अब मेरा सवाल ये था वूलर भाई से कि आपने कैसे लैब में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया? उसको छोड़ो, तुम सारे बच्चे मुझे जवाब दो। ये बात सबको समझ में आती है ना? लैब में कोई चीज कैसे बनती है? कुदरत की कॉपी करके। कि कुदरती कंपाउंड को जो अल्लाह ताला ने कायनात में चीजें पैदा की हैं, उनके ऊपर साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये बात जानते हैं, समझते हैं कि अल्लाह ने उनके अंदर क्या रखा है। जो चीजें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उन कंपाउंड्स के अंदर, उन चीजों के अंदर रखी हैं, उन्हीं को वो अपने बनाने वाले कंपाउंड्स के अंदर रखते हैं, तो कॉपी हो जाती है। तो वूलर ने देखा कि अल्लाह ताला ने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी कंपाउंड हासिल हो रहे हैं, उन तमाम कंपाउंड्स में कुछ हो ना हो, कार्बन जरूर मौजूद है। वो समझ गया भाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मुझे लैब में बनाने हैं ना, तो मुझे कार्बन उसमें रखना पड़ेगा, बगैर बगैर कार्बन के बात चलेगी नहीं। तो उसने क्या किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सियानेट, उसको पानी में बॉईल किया और यूरिया बनाया। यूरिया के अंदर कार्बन मौजूद था। वो समझ गया था कि अगर मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, तो उसके अंदर कार्बन को मौजूद जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर पैदा किए हैं, उन सब के अंदर कार्बन है। तो फिर मुझे भी जो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने हैं, उनके अंदर कार्बन रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई अलहमदुलिल्लाह। तो बहरहाल, बेसिक डिफरेंस क्या है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? जो कंपाउंड्स जानदार चीजों से हासिल हो जाएं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, गैर जानदार से हासिल हो जाएं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल दी थी ना, ये वाली, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल सबसे अच्छी हमारा कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जो कि पत्थरों से, चट्टानों से मिलता है। पत्थर है, चट्टान है, ये सारी की सारी नॉन लिविंग और चीजें, हाँ सर, गैर जानदार चीजें। तो इनके अंदर से जो कंपाउंड्स मिलने हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो जानदार चीजों के अंदर से कंपाउंड्स मिलने हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन उसके बाद ये कही जाने लगी, जो कि तुम्हारे सामने पैराग्राफ की शक्ल में मौजूद है, लेकिन इसको पैराग्राफ की शक्ल में मत देखना। एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ, इस शक्ल में देखना, तुम्हें इंशाल्लाह देखना आसान होगा। बस स्क्रीन पे देखते रहना, मेरी आवाज और से सुनते रहना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन। हाँ, ये नई डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो कि वूलर ने दिया था। वो जे बर्जेलिस साहब तो बेवकूफ़ वाली बात करते थे। वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जा सकता है, लैब में बना नहीं सकते। वूलर ने कहा बना सकते हैं, बना के दिखाया भी, यूरिया को बना के दिखाया। ठीक है सर। अच्छा, वूलर ने ना जब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया ना, उसने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सबके अंदर कार्बन मौजूद है। लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे थे, मतलब कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड्स ऐसे थे जिनके अंदर
ये वाले कार्बन मौजूद थे, जैसे CO CO2, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रख लो, मेटल का कोई भी कार्बोनेट होगा, जैसे कैल्शियम का कार्बोनेट होगा, सोडियम का कार्बोनेट होगा, तुम सिर्फ कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखो, CO3। बाई कार्बोनेट मतलब किसी भी मेटल का बाई कार्बोनेट हो सकता है, तुम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखो। कार्बाइड मतलब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, ये C2 को हटा दो, इसका बाकी कार्बाइड की तफसील आगे जाके बताऊंगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, इन सबके अंदर भी कार्बन मौजूद है। लेकिन वूलन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये तमाम कार्बन कंपाउंड जो पांच तुम्हारे सामने मौजूद हैं, ये सारे के सारे उनके अंदर मौजूद हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। बाकी इसके अलावा हर कार्बन का कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जानदार चीजों में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो बहरहाल वहां से फिर एक बात, एक खिलाफ चीज, एक्सेप्शन, एक अलावा वाली बात समझ में आई वूलर को। उसने कहा कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन पाया जाता है सिवाय इन पांच कार्बन के। ये पांच कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई डेफिनेशन क्या बनी कि हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन पाया जाएगा सिवाय इन पांच के, क्योंकि ये पांच ऑर्गेनिक नहीं है, जानदार चीजों में पाए नहीं जाते, सारे जानदार चीजों में पाए जाते हैं, सिवाय इन पांच के, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, जिनके अंदर कार्बन पाया जाएगा सिवाय इन पांच कार्बन के। पांच कार्बन याद रखना, कैसे याद रखोगे जरा मेरे साथ पढ़ लेना, पहले मुझे सुनना उसके बाद पढ़ लेना, तो मैं याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। CO CO2, मेटल कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ठीक है, कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या है CO3, बाई कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या है HCO3, और कार्बाइड्स का फॉर्मूला क्या है C-। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एक्चुअली इट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। भाई ऑक्सी कार्बन क्या होते हैं, जिनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन हो। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, नाम से पता चल रहा है, तो जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और तमाम हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले कंपाउंड्स हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो कंपाउंड्स इनसे पैदा होते हैं वो सारे के सारे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात तुम्हें उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से समझ में आई होगी अच्छी से, कि तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मतलब हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है वो दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि हर जानदार से हासिल होने वाले कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद है सिवाय इन पांच कार्बन के, क्योंकि ये पांच कार्बन के वो कंपाउंड्स हैं जो कि गैर जानदार के अंदर पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में पाए जाते हैं, और नॉन लिविंग वाले कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इन कार्बन वाले कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बाकी इसके अलावा हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझको तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। अगर अब तुमको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया ना, तो अब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये पैराग्राफ वाली डेफिनेशन पढ़ लो, तो वह इंशाल्लाह पूरी पूरी क्लियर हो जाएगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की वो शाख जो कि उन कंपाउंड से ताल्लुक रखती है जिन कंपाउंड्स में कौन मौजूद हो, कार्बन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मौजूद, विद द एक्सेप्शन ऑफ, अलावा किसके अलावा, CO CO2, मेटल कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, इन कार्बन कंपाउंड्स के अलावा। हालांकि इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर भी कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़े जाते हैं। एक्चुअली इट इज द केमिस्ट्री ऑफ, दरअसल ये किसकी केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन्स की, ऐसे कंपाउंड्स की जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे पैदा होने वाले कंपाउंड्स। ठीक है सर, यस सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, जरा उनकी पहचान करना। देखो प्यारे बच्चों, परेशानी मत क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, परेशान मत होना, कंफ्यूज नहीं होना। तुम इस वक्त अगर कुछ कंपाउंड्स को देख के ये पहचानने के काबिल हो गए ना कौन सा ऑर्गेनिक और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी स्टार्ट कर रहे हो। मतलब देखो, सिंपल सी दिमाग में बात याद रखना कि जिसके अंदर कार्बन है ही नहीं ना, वो तो सवाल ही नहीं है, वो ऑर्गेनिक में, वो तो इनऑर्गेनिक का हिस्सा है। लेकिन जिसमें कार्बन होगा, तो इसका मतलब हो सकता है वो ऑर्गेनिक का हिस्सा हो, बस शर्त ये है कि उसके अंदर वो पांच कार्बन में से कोई कार्बन ना हो। वो पांच कार्बन कौन कौन से हैं, CO CO2, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3, कार्बाइड का फॉर्मूला कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। तो अगर ये पांच कार्बन किसी के अंदर मौजूद नहीं है, इन पांच कार्बन के अलावा कोई दूसरा कार्बन, नॉर्मल कार्बन या हाइड्रोकार्बन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जिसके अंदर कार्बन नहीं है वो तो छोड़ दो, उसको बोलो चलो भाई इनऑर्गेनिक में जाओ, ऑर्गेनिक में आने की जरूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा नाम है इसका, बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सर कैसी बातें कर रहे हैं, कार्बन ही नहीं है इसके अंदर, कार्बन नहीं, वो तो ऑर्गेनिक में है ही नहीं, चलो जाओ, तुम इनऑर्गेनिक केस से हो, ऑर्गेनिक केस से नहीं हो, तुम ऑर्गेनिक केस से नहीं हो। अच्छा, व्हाट अबाउट
Na2CO3, सॉरी एक मिनट, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है ना, हाँ हाँ, एक मिनट इसको जरा पकड़ लेते हैं, शक हो रहा है शायद ये ऑर्गेनिक का हिस्सा हो, लेकिन वो 5 कार्बन में से कोई एक कार्बन ना हो। सर CO तो नहीं है, ये CO2 नहीं है, ये कार्बोनेट है सर, ओ CO3, ये बड़ा अफसोस हुआ। तुम्हारे अंदर कार्बन तो मौजूद है, लेकिन वो 5 कार्बन में से एक कार्बन मौजूद है, वो 5 कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्से नहीं है, वो दरअसल नॉन लिविंग में पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक के हिस्से। ठीक है सर। आइए जरा यहाँ देखें। सर पहला वाला, नाम वाम छोड़ो, पहले बताओ क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है? बिल्कुल है सर। एक तो इसके अंदर कार्बन मौजूद है, फिर वो 5 कार्बन नहीं है, दूसरा हाइड्रोकार्बन है। जो हाइड्रोकार्बन हो ना, फिर तो शक शर्त सब खत्म हो जाती है, वो तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। ठीक है सर। H2O, मतलब HOH कार्बन ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। C2H, सर सर बस कोई शक नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, ये भी हाइड्रोकार्बन है सर। आखिर में OH आ रहा है, आखिर में जो कुछ आ रहा है उसको छोड़ो, ये शुरू में हाइड्रोकार्बन है कि नहीं? हाँ सर हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर कार्बन नहीं है वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा ही नहीं है, वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जिसके अंदर कार्बन मौजूद है तो चेक कर लिया जाएगा, वो 5 कार्बन में से तो कोई कार्बन नहीं है। अगर उन 5 कार्बन में से कोई कार्बन है तो वो इनऑर्गेनिक है, और उन 5 कार्बन के अलावा कोई दूसरा कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक है। और एक तीसरी बड़ी जरूरी बात, कि अगर किसी में हाइड्रोकार्बन पाया जा रहा है, H और C साथ साथ मौजूद है, फिर तो कोई शक शुबा की चेक करने की जरूरत ही नहीं, आंख बंद करके उसको बोल दो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्से हो, आओ ये ऑर्गेनिक में कबूल हो। आओ जरा इसको देखो भाई, C3H8, सर हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कबूल। इसको देखो सर, हाइड्रोकार्बन पहले ही मौजूद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कबूल है। अच्छा, इसको देखो सर, इसमें भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हाइड्रोकार्बन है ना, उसके ऊपर तो शक शुबा करने की जरूरत ही नहीं है। शक किस पे होगा? कि कार्बन मौजूद हो, तो कार्बन हो तो चेक कर लो वो 5 कार्बनों से कोई कार्बन तो नहीं है। लेकिन अगर वो हाइड्रोकार्बन है ना, तो फिर तो चेक वेक करने की, शको शुबा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाता है। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब जरा एक नई चीज चेक करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो कॉन्सेप्ट, एक पुराना कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, और एक जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन्स जैकब बर्जेलियस, यानी जे जे बर्जेलियस। ये रहे आपके चाचू जे जे बर्जेलियस। दूसरा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसको हम वूलर्स सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है रिएक्शन करना। ठीक है, तो पुराना कॉन्सेप्ट जे जे बर्जेलियस ने दिया था, नया कॉन्सेप्ट फ्रिडरिच वूलर ने दिया था। ये आपके फ्राइडरिच वूलर हैं, फ्राइडरिच वूलर मत बोलना, नाम अजीब सा हो जाएगा, इनका नाम है फ्रिडरिच वूलर। ठीक है। तो बर्जेलियस साहब को पुराना कॉन्सेप्ट क्या था? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं, और लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लैब में बना नहीं सकते, मतलब इसको सिंथेटिकली प्रिपेयर नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल तौर पे बना नहीं सकते। ठीक है सर। ये नए भाई साहब ने कहा, जब भी तो ये जैकब बर्जेलियस साहब का कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाता था। वाइटल का मतलब होता है जिंदगी। तुमने एक ऐड सुना होगा ना, वाइटल पियो जिंदगी जियो। तो किसी पढ़े लिखे आदमी ने ऐड बनाया, वाइटल का ताल्लुक जिंदगी से बताया, उसको पता है वाइटल का मतलब होता है जिंदगी। तो इन भाई साहब ने क्या बोला, जो जिंदगी से मतलब, जिंदगी अल्लाह ने किसको दी है? जानदार चीजों को ही दी है। बड़े चालाक लोग हैं जिन्होंने ये ऐड बनाया है कि वाइटल पियो जिंदगी जियो। बर्जिलस साहब कहते थे कि जानदार चीजों से जो कंपाउंड हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी का वाइटल फोर्स थ्योरी नाम रख दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब, वाइटल का मतलब जिंदगी, और जिंदगी अल्लाह ने जानदारों को दी है। तो जानदार के फोर्स से, जानदार की कुछ जो कंपाउंड हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट वूलर साहब ने क्या दिया, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम जानदार चीजों से तो हासिल करते ही हो, लैब में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। और उन्होंने बना के दिखाया। किस कंपाउंड को बनाया? यूरिया को। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बनाया किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड के जरिए उसको बॉईल करा पानी में, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाला कंपाउंड बना लिया। तो बच्चों यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट, नई बात तमीज से दुनिया को समझ में आने लगी कि हर वो कंपाउंड जो कि जानदार से हासिल हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसको लैब में भी बना सकते हैं। तो बड़ी परेशानी हुई, अब हमें कैसे पता चलेगा, पहचानेंगे कैसे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जैसे तुमको मैं 9 क्लास से पढ़ाता आ रहा हूँ ना, एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब तुम्हारे सामने मैं लिख दूं, तुम पहचान ही ना सको कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है, तो बेवकूफी है। हर चीज की पहचान बनाओ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान क्या है? कि उनके अंदर कार्बन मौजूद होगा सिवाय इन 5 कार्बन के। और अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो कोई, तो फिर तो कोई शक ही नहीं, फिर तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। और कार्बन ही नहीं है, उसको तो उठा के फेंक दो बाहर, बाहर मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेंक दो। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब सुनो, टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है सर।
अब उनकी क्लासिफिकेशन तुम्हारे सामने मौजूद है। साइंटिस्ट ने ना हाइड्रोकार्बन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, मतलब दो हिस्सों में उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे तकसीम किया है, क्लासिफाई किया है। एक तो सीधे हाथ में तुमको दिख रहे होंगे, जिनका नाम साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन है। इनकी बारी अभी नहीं है, बारी बारी पढ़ेंगे। पहले ना ये वाले उल्टे हाथ वाले कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं, जिनको हम ओपन चेन कहते हैं। तुम पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने जिंदगी में कभी चेन यानी जंजीर देखी है? हाँ बहुत बार देखी है सर, वो पार्किंग के बाहर लगी हुई होती है। तो वो जो जंजीर होती है ना, अगर उसको तुम सीधा सीधा खुला खुला रख दो, छोड़ दो, मतलब कोई सिरा उसका, सीधा का मतलब ये है तो मोड़ के भी रख सकते हो, फोल्ड भी कर सकते हो, वो उसके किसी सिरे को किसी दूसरे सिरे से जोड़ो मत, ऐसे ही खुला छोड़ दो, तो वो क्या कहलाती है? लोहे के छोटे छोटे रिंग्स की ओपन चेन, है ना, खुली हुई चेन कहलाती है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर उसके मैं किसी सिरे को किसी सिरे से, यानी एक कोने को दूसरे कोने से या कहीं बीच से जोड़ दूं, तो वो क्लोज चेन कहलाएगी। मतलब छोटे छोटे रिंग्स की क्लोज चेन कहला रही है। हाँ सर, ये बात भी समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही चीज मैं कार्बन पे अप्लाई कर देता हूँ। तुम इमेजिन करो, सिर्फ तुम्हारे सामने ना जहाँ तुम बैठे हुए हो वहां ना छोटे छोटे लोहे के रिंग्स आपस में मिलके बड़ी सी जंजीर, बड़ी सी चेन बनाए हुए हैं। अब उन चेन में जो छोटे छोटे लोहे की रिंग्स हैं, वहां तुम कार्बन लिख दो जरा उसके ऊपर, या इमेजिन कर लो अपने पास कि उन रिंग्स की जगह मैं कार्बन को लगा के आपस में जोड़ दूं, तो वो कार्बन की स्ट्रेट चेन कहलाएगी। और उन्हीं कार्बन को आपस में जोड़ दूं, एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दूं, तो वो कार्बन की क्लोज चेन कहलाएगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली क्लासिफिकेशन, वो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होंगे, लेकिन सारे सीधे 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 होंगे, कोई एक कोना दूसरे कोने से जुड़ा हुआ नहीं होगा। इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, या इनका नाम एसाइक्लिक भी होता है, एलिफेटिक कंपाउंड भी होता है। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की सारी ओपन चेन मौजूद हो, क्लोज हो ही ना, या आपस में जुड़े में ना हो। ठीक है सर। अभी जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है ना, ये भी दो हिस्सों में क्लासिफाई हुए हैं। एक वो जिनमें सिर्फ और सिर्फ, मेरे राइट पॉइंटर को देखना भाई, एक वो जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के दरमियान, वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनका नाम हमने मखसूस तौर पे अल्केन्स दिया है। जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है सब जानते हो तुम। ठीक है सर। अच्छा जी। और दूसरे वो हाइड्रोकार्बन हैं जो कि हैं तो ओपन चेन, लेकिन उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान या तो डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिनको हम अल्कीन्स या ओलेफिन्स कहते हैं, या तो कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिनको हम अल्काइंस कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों मुझे तुम्हारी ये बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह। अब अगर तुम्हें यहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ी थोड़ी बातें हल्की फुल्की समझ में आ गई ना, तुम फिक्र नहीं वो करोगे सर अभी तो बहुत बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी कैसे होगी, बहुत कोर्स रह गया, आप तो थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। भाई पहले चीजों को समझा करो, समझ में आ जाए ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना स्पीड में फ्लो में आसान हो जाता है। शुरू में ही समझ में नहीं आया, मैं फ्लो में चलता रहूँ, कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो मैं यहाँ तक समझ में आया तो इंशाल्लाह बेहतरीन जबरदस्त बात है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मैं इंशाल्लाह अल्केन अल्कीन और अल्काइन पढ़ाऊंगा। तो इसको यहाँ तक सही से सुनो, और दिमाग में सारी बातों को छोटी छोटी जो मैंने आसान आसान बताई उनको दिमाग में बिठा दो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब तुमको मैं स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊँ ना, तुम्हारे लिए वो पढ़ना आसान हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।